So welcome guys. Today in this video we are going to talk about reproduction of Spirogyra. अब Spirogyra जो है वो एल्गाई का पार्ट है और Spirogyra में एल्गाई में आपको पता है तीन टाइप की रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, एक तो वेजिटेटिव, एक तो एसेक्सुअल और एक तो सेक्सुअल। इन तीनों के बारे में हम इसी वीडियो में बात करेंगे और आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देख लीजिए। आपको आई एम श्योर कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक भी डाउट्स आपके दिमाग में नहीं रहेंगी रिप्रोडक्शन को लेकर स्पेसिफिकली। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ की पॉइंट्स यहाँ पे शेयर करूंगी। इन्हीं की पॉइंट्स के थ्रू आप इसको रिलेट करते जाएंगे ए सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तो चलो हम मान लेते कि थोड़ा अलग टाइप का रिप्रोडक्शन होता है ए सेक्सुअल और सेक्सुअल को छोड़ के, बट अगर ए सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो स्पायरोगायरा में ये चीज आपको देखने को मिल जाती है। तो मैं फर्स्ट की पॉइंट की तरफ अगर मैं ले जाऊं तो फर्स्ट की पॉइंट हमारा आ जाता है कि सेप्टम का ब्रेकिंग, मतलब ब्रेकिंग ऑफ सेप्टम। अब सेप्टम क्या होता है? ये जो आप देखते हैं फिलामेंट्स एल्गाई के, ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है। अब क्या है कि ये एल्गाई है और इसके अंदर कुछ मतलब क्लोरोप्लास्ट होता है और इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती है। मैं इन सारी चीजों को कंटेंट कहूंगी, आप इसको अच्छी तरह से सुन लीजिएगा। मैं इन सारी चीजों के इसके अंदर जो भी होता है सेल के अंदर एक एल्गाई के, उन सबको मैं कंटेंट बोलूंगी। क्यों? क्योंकि ऐसे मैंने आपको इसके अंदर जस्ट क्लोरोप्लास्ट ही प्रेजेंट नहीं होती, इसके अंदर बाकी सारी चीजें प्रेजेंट होती है। इसके अंदर वैक्यूल्स आपको देखने को मिल जाएंगे, पायरेनॉइड्स देखने को मिल जाएंगे और इन सब के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बात की है। अगर आपको इस वीडियो में इन सब के बारे में कुछ समझ में नहीं आता तो आप प्लीज उस वीडियो में पिछले वीडियो में जाइए, आपको इसके बारे में अच्छी तरह से पता चल जाएगा। अच्छा, हम अब इसके बारे में बात करें तो सेप्टम किसको बोलते हैं? तो सेप्टम इसको बोलते हैं, ये बीच में जो सेपरेशन दिख रहा है आपको दो सेल्स के बीच में, जो मैंने कंपार्टमेंट बोला था आपको पहले, तो इसी को बोलते हैं सेप्टम। और यही सेप्टम का ब्रेकेज जब ये टूट जाता है तो क्या होता है? रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। अब ये जो ये सेप्टम है ये जस्ट यहीं पे नहीं टूटता, मैं आपको दिखाऊंगी कैसे टूटता है, बट आपको इतना सा याद रखना है कि बस सेप्टम टूटता है ना। सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो क्या होता है कि जो ये वाला सेल है वो इसके अंदर घुस जाता है। अब सेप्टम टूट गया तो ऑब्वियसली रास्ता खुल गया तो बच्चे तो बाहर निकलेंगे, तो इसका गेट खुल गया तो इसका कंटेंट इसके अंदर चला जाएगा। तो यही बात मैं अगर सेकंड पॉइंट में लिखूं तो यहाँ पे मैं लिखूंगी कि माइग्रेशन ऑफ कंटेंट फ्रॉम वन सेल टू अनदर। मैं इसको सेल टू अनदर बोल रही हूँ, वन बॉडी टू अनदर नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि रिप्रोडक्शन एक बॉडी में भी होता है, दो बॉडी में भी होता है। ये भी आपको अच्छी तरह से पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो बॉडीज की जरूरत पड़ती है और एसेक्सुअल में एक बॉडीज की जरूरत पड़ती है। ये आपने 11th-12th में पढ़ा होगा। तो मैं यहाँ पे बताऊं तो यहाँ पे मैं सेकेंड पॉइंट इसको अच्छी तरह से लिखूं तो मैं यहाँ पे लिखूंगी कि माइग्रेशन ऑफ, मैं थोड़ा सा बड़ा करके लिखती हूँ, माइग्रेशन ऑफ कंटेंट फ्रॉम वन सेल टू अनदर। अच्छा ठीक है, हमने इस पे भी बात कर ली। अब हम थर्ड पॉइंट पे जाएंगे। अब थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट ये है कि अब ये जो ट्रांसफर हो गया है, अब क्या होगा इसके अंदर कुछ, ये थोड़ा स्वेलोड रहेगा, मतलब ये थोड़ा सा फूला हुआ रहेगा। अब ये श्रिंक हो जाएगा धीरे धीरे, इसके अंदर का जो पानी वाला कंटेंट है वो सब बाहर निकल जाएगा। मतलब अब रोल आता है वैक्यूल का। वैक्यूल क्या करेगा? अब इसके अंदर जितना भी पानी है वो सब निकाल के इसको श्रिंक करके छोटा कर देगा। तो हम इसमें लिखेंगे श्रिंकेज ऑफ कंटेंट्स, मतलब जो कंटेंट है ये फ्यूज हो जाएंगे। तो पहले तो मैं लिखती हूँ फ्यूजन ऑफ कंटेंट, फ्यूजन ऑफ टू कंटेंट, एक तो फीमेल होगी तो और एक दूसरा मेल होगा। ऑब्वियसली फ्यूजन तो मेल और फीमेल कंटेंट्स के बीच में ही होते हैं। कंटेंट मतलब गैमीट। ओके, मैं आपको कंटेंट के थ्रू ये रेफर करवाना चाहती हूँ कि एक गैमीट ही एक टाइप का, क्योंकि मेल कंटेंट अगर फीमेल में घुस रहा है तो ऑब्वियसली वो गैमीट ही घुस रहा है रिप्रोडक्शन के लिए। अच्छा, फ्यूजन हो गया। अब फ्यूजन के बाद क्या होगा?
श्रिंकेज ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स सेल बॉडी। अब मैं ये तो लिख रही हूँ श्रिंकेज ऑफ वाटर फ्रॉम सेल बॉडी, लेकिन ये किसका काम है? वैक्यूल का। सो मैं यहाँ पे लिखूंगी बाय वैक्यूल, सो दैट आपको हमेशा की तरह याद रहे। मैंने आपको बोला था ना वैक्यूल का फंक्शन क्या होता है, तो वैक्यूल का यही फंक्शन होता है कि जब वो रिप्रोडक्शन करवाता है तब वो श्रिंकेज करवाता है वाटर का। तो यही चीज आपको वैक्यूल की आपको हर रिप्रोडक्शन में देखने को मिलेगी। फिर क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ जाइगोस्पोर। यहाँ पे आप जाइगोट भी बोल सकते हैं या जाइगोस्पोर भी बोल सकते हैं। जाइगोट और जाइगोस्पोर एक ही बात हो गई, जाइगोस्पोर या जाइगोट फॉर्मेशन। अच्छा, ये भी हो गया हमारा जाइगोट फॉर्मेशन। अच्छा, फिर जब जाइगोट फॉर्मेशन होगा फिर हम पढ़ेंगे जर्मिनेशन ऑफ जाइगोट, जाइगोस्पोर या फिर जाइगोट भी। इस जर्मिनेशन के बाद क्या होता है? न्यू इंडिविजुअल बन जाता है। ये है समरी रिप्रोडक्शन का। अब इसी चीज को हम यूज करके हम वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल को पढ़ेंगे। आपको टीचर्स वेजिटेटिव डिफरेंटली पढ़ाते हैं, एसेक्सुअल डिफरेंटली पढ़ाते हैं और सेक्सुअल डिफरेंटली पढ़ाते हैं, लेकिन इन सब का बेसिक यही है। मैं वेजिटेटिव की अगर बात करूं तो ये उसमें नहीं आता, ये सब पॉइंट्स इसमें नहीं देखने को मिलेंगे आपको वेजिटेटिव में। तो लेट्स बिगिन विथ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो मैं वेजिटेटिव यहाँ पे अच्छी तरह से लिख लेती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे अच्छी तरह से आपको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को एक्सप्लेन करूंगी। अच्छा, तो रिप्रोडक्शन में एल्गाई का क्या रोल होता है कि जब बहुत ही ज्यादा फेवरेबल और अनफेवरेबल कंडीशन का सबसे बड़ा रोल होता है रिप्रोडक्शन में। तो कभी कभी आपको देखने को मिलेगा, मतलब हमारे ह्यूमंस का क्या है कि कंडीशन फेवरेबल हो या अनफेवरेबल, ऑल टाइम ह्यूमंस अवेलेबल होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। लेकिन एल्गाई के केस में अनफेवरेबल कंडीशन और फेवरेबल कंडीशंस आते हैं, तो उसमें क्या करना पड़ता है हमको? वो अपने आप को एडजस्ट करता है। किस तरह से एडजस्ट करते हैं वो मैं आपको बताऊंगी अब। तो पहले तो मैं यहाँ पे अनफेवरेबल लिख देती हूँ और यहाँ पे हम लिखेंगे फेवरेबल। अच्छा, ठीक है। तो क्या होता है कि जब अनफेवरेबल कंडीशन होता है तब वो रिप्रोडक्शन करती है। रिप्रोडक्शन करने के बाद वो अपना जाइगोस्पोर फॉर्म करती है, और जब फेवरेबल कंडीशन होता है तब वो जर्मिनेशन करता है। तो मतलब इतने सारे प्रोसेस फेवरेबल कंडीशन में, अनफेवरेबल कंडीशन में भी किए जा सकते हैं। लेकिन जब जर्मिनेशन की बात आती है और न्यू इंडिविजुअल के फॉर्मेशन की बात आती है तब वो फेवरेबल कंडीशन में होती है। अब ऐसा क्यों होता है, इसको ये भी आपके दिमाग में आया होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अनफेवरेबल कंडीशन में जब हम जाइगोस्पोर फॉर्म करेंगे तो जाइगोस्पोर में 3 लेयर्स होते हैं, और ये 3 लेयर्स होते हैं, एक का नाम होता है एंडोस्पोर, एक होता है मीजोस्पोर, एक होता है एक्सोस्पोर। यही 3 लेयर इनको अनफेवरेबल कंडीशन में प्रोटेक्ट करवाता है, सो दैट दे कैन सर्वाइव इन देयर फेवरेबल कंडीशन, एंड व्हेनेवर दैट फेवरेबल कंडीशन कम दे विल जर्मिनेट। तो यही रीजन होता है फेवरेबल और अनफेवरेबल कंडीशन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होता है, मैं अनफेवरेबल कंडीशन को एक सन से रिप्रेजेंट करूंगी। मतलब हाँ, अनफेवरेबल कंडीशन में बारिश भी हो सकता है, ड्राउट भी हो सकता है, फ्लड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पीएच का भी इंक्रीज एंड डिक्रीज हो सकता है, टेम्परेचर का भी इंक्रीज एंड डिक्रीज हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। अगर कोई फिश भी अगर खा ले स्पायरोगैरा को, उसके लिए स्पायरोगैरा के लिए ये भी अनफेवरेबल कंडीशन हो सकता है ना। तो मैं इसको एक सन से रिप्रेजेंट करती हूँ। मतलब मेरे बोलने का मतलब है कि जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर सन से मतलब टेम्परेचर से रिप्रेजेंट करती हूँ। तो लेट्स मेक वाटर है, रिवर वाटर बॉडीज, एंड अब इन वाटर बॉडीज में क्या होता है, टेम्परेचर की इंक्रीज के कारण जो स्पायरोगैरा होता है, स्पायरोगैरा का जो लेयर है वो टूट सकता है, टूट जाता है, ठीक है ना, ये ब्रेक हो जाता है। मतलब ब्रेक तो हो जाता है, ठीक है, वो मान लेते हैं। अब ये सन के थ्रू भी मतलब इंक्रीज इन टेम्परेचर के थ्रू भी हो सकता है,
या फिर कोई फिश इसको बाइट भी कर सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो कुछ भी प्रोसेस के थ्रू या फिर टकराव हो जाती है इसकी, मतलब किसी भी प्रोसेस के थ्रू इसकी ब्रेकेज हो जाती है। अगर ये टूट जाता है तो ये थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अपने आप को एक न्यू मतलब एक पार्ट, ये वाला पार्ट मैं आपको अच्छी तरह से यहाँ पे थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करके दिखाती हूँ। ये वाला पार्ट जो होता है ये कैपेबल होता है कि ये अपने आप को एक न्यू इंडिविजुअल में कन्वर्ट कर दे। ये वाला पार्ट भी, तो ये सब कैपेबल होते हैं अपने आप को एक न्यू इंडिविजुअल में कन्वर्ट करने के लिए। तो हम क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को बोला जाता है फ्रेगमेंटेशन। Here, small part of algae gets converted into a complete organism. अब ये जो चीज है ये कितनी सिंपल लग रही है, तो ये एक कॉमन प्रोसेस है। क्या है? ये एक कॉमन प्रोसेस है, सबसे ज्यादा ये हमको देखने को मिलती है और ये सबसे इजीएस्ट वे है रिप्रोडक्शन का। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितना टाइम लग जाता है ये तो आपको भी पता है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का सबसे इजीएस्ट वे जो है वो है ये फ्रेगमेंटेशन। तो इंक्रीज इन टेम्परेचर, मैं इसके थ्रू ये बोलना चाहती हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ पीएच इंक्रीज, टेम्परेचर रिस्पॉन्सिबल, फिश रिस्पॉन्सिबल, है ना। ये सब रिस्पॉन्सिबल होता है अनफेवरेबल कंडीशन के लिए। मैं को ये यहाँ पे लिखना चाहिए था, पीएच, टेम्परेचर, फिश, ये सब रिस्पॉन्सिबल होता है। और फेवरेबल कंडीशन क्या, इट्स फेवरेबल मतलब जो उसको सही लगता है, इसको मैच जो होता है जो कंडीशन, ये हो गया फ्रेगमेंटेशन के बारे में। अच्छा, अब मैं बात करूंगी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। आपको वैसे इसकी नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आप जस्ट इस वीडियो को जस्ट देख लेंगे तो आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा। वरना अगर नोट्स लिखने का होता तो मैं यहाँ पे बहुत बड़े बड़े लाइंस इंग्लिश का लिख लेती, बट वो इतना रिक्वायर्ड नहीं है। आप इसको अच्छी तरह से अपने भाषा में एक्सप्लेन करके खुद से बना के लिख सकते हैं। अच्छा, देयर इज नो पॉइंट फॉर रेक्टिफिकेशन हियर। सो अगर हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अच्छा, अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे अगर हम आए तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो चीज हमको देखने को मिलता है। किसी बुक में पार्थेनोस्पोर्स भी दिखने को मिलते हैं, लेकिन अगर आप उसको एग्जाम में ना भी लिखेंगे तो भी चलेगा। मैं जो पॉइंट्स आपको यहाँ पे लिखवाऊंगी आप जस्ट उसको अच्छी तरह से इंग्लिश में नोट करके आइए। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एकाइनेट्स नॉट एकाइनेटिस और एप्लेनोस्पोर, इसके दो डिविजन्स है। मतलब इसके थ्रू भी हो सकता है और इसके थ्रू भी हो सकता है, लेकिन क्या है कि ये दोनों चीज एक ही चीज है। मतलब ये दोनों रिप्रोडक्शन सिमिलर ही है, इन दोनों में कोई फर्क नहीं। अभी क्या होता है, जो ये बॉडी होती है, मैं जस्ट दो कंपार्टमेंट वाले बॉडी बनाना चाहती हूँ। आप इसको एच मत मानिएगा, बिल्कुल एच जैसा दिखता है लेकिन ये ऐसा नहीं है। मैं आपको जस्ट इन पॉइंट्स के थ्रू मैं आपकी इसके रिप्रोडक्शन को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दूंगी। तो क्या होता है, ब्रेकिंग ऑफ सेप्टम वाला पार्ट यहाँ पे नहीं आता, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है। और ये माइग्रेशन ऑफ कंटेंट, आपको भी पता है कि मेल गैमेट फीमेल गैमेट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्ट होता है। मतलब ये मेल गैमेट का फीमेल गैमेट में ट्रांसफर होने का काम जो होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको देखने को मिलती है। तो और ये फ्यूजन वाला काम भी आपको उसी में देखने को मिलता है। लेकिन तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से फोर्थ पॉइंट से ये चीज आपको देखने को मिलेगी। तो क्या होता है कि इसके अंदर का जो कंटेंट है ये चीज श्रिंक हो जाता है, धीरे धीरे क्या होता है, श्रिंक होकर छोटा हो जाता है। तो ये श्रिंक कैसे होता है, वैक्यूल्स के थ्रू होता है। मैंने आपको बता दिया वैक्यूल क्या करता है, इसको श्रिंक कर करके इसको छोटा कर देता है। मतलब ये क्या होता है, क्लस्टर बन जाते हैं, एक ही जगह पे सब ऐसे हो जाते हैं। फिर यही क्लस्टर्ड पार्ट रिस्पॉन्सिबल होते हैं जाइगोस्पोर फॉर्मेशन के। जाइगोस्पोर मैंने बताया लेयर बन जाना कंटेंट के ऊपर,
वही चीज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। दैट्स इट, इतना ही होता है। फिर जर्मिनेशन हो जाता है, और ये जर्मिनेशन का प्रोसेस मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगी। पहले मैं आपको पूरे तीनों टाइप के रिप्रोडक्शन बताऊंगी, फिर बाद में हम इसके जर्मिनेशन की बात करेंगे। मतलब अभी तो मैं जस्ट कैसे बनाते हैं, फिर इसका लास्ट प्रोसीजर, फाइनल प्रोसीजर क्या है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के यहाँ तक पहुंच चुके। अब डिफरेंस क्रिएट हो जाता है कि ए प्लेनोस्पोर और ए काइनेटिस में क्या डिफरेंस होता है। दोनों में एक चीज पाई जाती है, लेकिन डिफरेंस क्या होता है कि जो ये जाइगोस्पोर जो होता है, इसकी बॉडी जो होती है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। जाइगोस्पोर बॉडी वॉल इज थिक। जस्ट सिंपल इंग्लिश मैंने यहाँ पे यूज की है कि इसकी बॉडी जो है थोड़ी सी थिकंड हो जाती है, थोड़ी मोटी हो जाती है इसकी वॉल्स। बट अगर हम ए प्लेनोस्पोर की बात करें तो जाइगोस्पोर, मैं आपको इसको जाइगोट भी बोला जा सकता है, बॉडी वॉल इज थिन। ये डिफरेंस होता है। और एक और डिफरेंस होता है, जस्ट वेट फॉर वाइल। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारा जस्ट खत्म होने को है। यहाँ पे एक सेल्यूलोज और टेक्टोस का एडिशनल लेयर होता है। That's it. इतना ही है हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, इससे कुछ ज्यादा नहीं है। मैंने कितनी जल्दी आपको इन पॉइंट्स के थ्रू ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा दिया। अच्छा ठीक है, अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आते हैं। आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और भी ज्यादा इजी लगेगा, बिलीव मी। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 पार्ट्स के थ्रू होता है, ठीक है। पहले मैं इसको अच्छे से रब कर लेती हूँ। अच्छा, अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 पार्ट होते हैं। 3 पार्ट नहीं, 2 पार्ट होते हैं। स्क्लेरिफॉर्म, मैं इसको थोड़ा सा डिस्टेंस देती हूँ नहीं तो आपको ये डी लग जाएगा। स्क्लेरिफॉर्म और दूसरा लेटरल, और इनको क्या बोलते हैं, कंजुगेशन। जो बच्चे थोड़े समझदार होंगे, जिसने शायद 11th क्लास में थोड़ा सा कंजुगेशन के बारे में पढ़ा होगा, उसको अच्छी तरह से पता चल गया होगा कि ये चीज होती है, इसी चीज को कंजुगेशन बोलते हैं। और जिसको नहीं पता, डोंट वरी, आपको भी पता चल गया है, ठीक है। स्क्लेरिफॉर्म कंजुगेशन की अगर हम बात करें और लेटरल कंजुगेशन की हम बात करें, तो हम पहले स्क्लेरिफॉर्म कंजुगेशन को पकड़ते हैं एज इट इज गिवन इन योर बुक, ठीक है। तो स्क्लेरिफॉर्म कंजुगेशन किस में अकर होता है, मैं एक काम करती हूँ, स्क्लेरिफॉर्म कंजुगेशन यहाँ पे लिख के इन सबको चीजों को रब कर देती हूँ। इससे क्या होगा, हम और अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन कर पाएंगे इन रिप्रोडक्शन के बारे में, क्योंकि ये थोड़ी रिप्रोडक्शन थोड़ा सा एक्सप्लेन करने वाली चीज है, और इसको एक्सप्लेनेशन देने के लिए इतनी सी स्पेस इनफ नहीं रहेगी हमारे लिए। तो मैं यहाँ पे अच्छी तरह से स्क्लेरिफॉर्म कंजुगेशन लिखती हूँ। अच्छा ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्क्लेरिफॉर्म कंजुगेशन। तो यहाँ पे क्या होता है, 2 बॉडीज के अंदर ये रिप्रोडक्शन देखने को मिलती है। मैं यहाँ पे आपको लिख दूंगी, आप जस्ट इसको नोट आउट कर लीजिएगा अपने एग्जाम में। यहाँ पे मैं आपको विजुअलाइजेशन के थ्रू समझाऊंगी, मतलब थ्रू डायग्राम आपको ये अच्छी तरह से समझा दूंगी। तो यहाँ पे 2 बॉडीज रिस्पॉन्सिबल होता है रिप्रोडक्शन के लिए, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रोडक्शन। अच्छा, तो वो 2 बॉडीज मैं यहाँ पे अच्छे से बना लेती हूँ। ये है 2 बॉडीज। अब ऑब्वियसली एक फीमेल होगी तो एक मेल होगा। अब मेल और फीमेल कौन क्या है, ये आपको रिप्रोडक्शन के दौरान पता चलेगा। दिखने में तो दोनों ही सेम होते हैं, अगर आप प्रिमिटिव काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स को पकड़ेंगे, जैसे एल्गाए, ये दिखने में तो बिल्कुल सेम है, लेकिन जो चीज डिफरेंट करती है इन दोनों को, ये आपको रिप्रोडक्शन के थ्रू बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। आई विल बी टेलिंग यू दैट। अच्छा, लेट्स वेट बिफोर दैट, है ना। तो क्या होता है, सबसे पहले तो फॉर्मेशन ऑफ प्रोट्रूजन्स होता है।
प्रोट्रूजन फॉर्म होते हैं, फॉर्मेशन ऑफ प्रोट्रूजन्स। अब प्रोट्रूजन्स क्या होते हैं? इनकी बाहर की आउटग्रोथ, ये चीज, इसको प्रोट्रूजन कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? प्रोट्रूजन्स। ये आपको दो बॉडीज के अंदर देखने को मिलेगी, और ये चीज नीचे ऊपर, मतलब मैं आपको इसी के थ्रू अच्छे से एक्सप्लेन करके बता दूंगी। और इसके अंदर इसका कंटेंट, नो डाउट। अच्छा, फिर क्या होता है? और यही प्रोट्रूजन बढ़ते 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 क्या करता है? ये इनके बीच में जो डिस्टेंस है, मतलब ये जो चीज जो इनको डिफरेंट करता है, मतलब अलग अलग है, ये दोनों धीरे धीरे फ्यूज कर जाते हैं। मतलब फ्यूजन ऑफ प्रोट्रूजन्स एंड दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू कंजुगेशन ट्यूब। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी फ्यूजन ऑफ प्रोट्रूजन्स which gets converted into conjugation tube. As I said conjugation, तो conjugation tube में ही कन्वर्ट हो जाता है। कैसे कन्वर्ट होता है? ऐसा होता है, ये देखो, ये भी एक काइंड ऑफ सेप्टम ही था, जो कि क्या किया, जिसने ब्रेक डाउन हुआ, जो कि फर्स्ट पॉइंट में मैंने लिखा था। तो ये साइड वाइज था, ये तो मैंने एक बॉडी के अंदर आपको बता दिया। ये क्या है? दो बॉडीज के बीच में ये चीज हुई। अब क्या होगा? सेकेंड पॉइंट, माइग्रेशन ऑफ कंटेंट फ्रॉम वन सेल टू अनदर। मतलब ये जो कंटेंट है, ये यहाँ पे घुस जाएगा, मतलब माइग्रेशन होगा। अब देखो, अब इसी माइग्रेशन के दौरान आपको पता चल जाएगा कि कौन सा फीमेल है और कौन सा मेल है। कैसे पता चलेगा? जो माइग्रेट करेगा वो कौन सा होगा? आई थिंक यू गॉट योर आंसर। मुझे पता है, आपको पता है इसके बारे में। वो ऑब्वियसली मेल होगा। ये क्या है? मेल। और ये क्या है? फीमेल। जो अपना कंटेंट फीमेल, जो अपना कंटेंट डालता है वो कौन होता है? वो ऑब्वियसली मेल ही होता है। तो मेल क्या करेगा? फीमेल के अंदर। अच्छा, फिर क्या होता है? इसका जो कंटेंट है ये इसके अंदर जा रहा है। इसका तो ऑलरेडी है, ये अपना कंटेंट, सॉरी ये फीमेल नहीं, ये मेल होगा। आई एम सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, क्योंकि जो कंटेंट देता है अपना, वो कौन होता है? वो मेल होता है। और जो लेती है वो कौन होती है? वो फीमेल होती है। तो ये अपना कंटेंट इसको दे रहा है, ठीक है। जब ये कंटेंट इसको देगा, इसको क्या बोलते हैं? इस प्रोसीजर को, इसको बोलते हैं गैमेटिक यूनियन। ठीक है। सो ट्रांसफर ऑफ कंटेंट मत लिख देना यहाँ पे, चलो लिख दो ट्रांसफर ऑफ कंटेंट। आप यहाँ पे गैमेट्स भी लिख सकते हो। गैमेट्स वुड बी द बेस्ट वर्ड हियर, ठीक है ना। ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स फ्रॉम वन बॉडी टू अदर। अच्छा, आप इसको फ्रॉम वन बॉडी की जगह फ्रॉम मेल बॉडी टू फीमेल भी लिख सकते हैं, वो आपके लिए शायद ज्यादा इजी रहे। अच्छा ठीक है, फिर क्या होता है? ये कंटेंट जब ट्रांसफर हो गया इसके अंदर, अब हमारा ये वाला प्रोसेस आ जाता है। ये भी हो गया हमारा कंटेंट का ट्रांसफर, फ्यूजन भी हो गया हमारा, श्रिंकेज। अब श्रिंकेज करना है, मतलब अब फीमेल के अंदर कंटेंट घुस गया। अब इस कंटेंट का क्या होगा? श्रिंकेज। मतलब ये अब मतलब सब जगह घुस गया, यहाँ से यहाँ पे भी घुस गया। मान लो कि मैंने यहाँ पे भी प्रोट्रूजन बना दिया और यहाँ पे भी वही प्रोसेस हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी श्रिंकेज होगा। श्रिंकेज मतलब इसका सारा वाटर कंटेंट चला जाएगा और ये हो जाएगा ड्राई और एक क्लस्टर्ड वे में सिचुएटेड, एम्बेडेड रह जाएगा। फिर क्या होगा? ये भी हो गया श्रिंकेज। अब जाइगोस्पोर फॉर्मेशन होगा, मतलब इसके ऊपर लेयर बन जाएगा और इसके अंदर ये कंटेंट रह जाएगा। दैट्स इट, इतना ही होगा। आप इसको इसके साथ अटैच करके भी लिख सकते हैं, बट तभी भी मैं यहाँ पे अच्छे से लिख दूं। श्रिंकेज हो जाएगा, श्रिंकेज के बाद जाइगोस्पोर फॉर्मेशन हो जाएगा। दैट्स इट।
दैट्स इट ऑल अबाउट स्क्लेरिफॉर्म। अच्छा, अब बस लेटरल आ जाता है। फिर लेटरल के बाद हम पढ़ेंगे जर्मिनेशन के बारे में। लेट मी रेज दिस आउट सो दैट आई कैन टीच यू द लेटरल वंस। ये बाउंड्री थोड़ा चला गया, लेट मी मेक दैट प्रॉपर्ली। अच्छा, चलो नाउ टॉकिंग अबाउट लेटरल कॉन्जुगेशन। तो लेटरल में क्या होता है? लेटरल नाम से आपको पता चल रहा है, चलो नाम में मत जाओ, आप बस इतना याद रखना कि लेटरल एक ही बॉडी में होता है, थ्रू डायरेक्ट वे और थ्रू इनडायरेक्ट वे। आपको पहले तो मैं डायरेक्ट वे में समझाऊंगी, फिर इनडायरेक्ट वे में समझाऊंगी। ये आपको किसी बुक में देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आप नॉर्मली इसको सिंपली इसको जस्ट लिखना चाहेंगे, अच्छा, अब हम पढ़ेंगे लेटरल कॉन्जुगेशन के बारे में। तो लेटरल कॉन्जुगेशन जो होता है, ये आपको दो चीजों में दिखेंगी। एक तो डायरेक्ट दिखेगी, डायरेक्ट लेटरल कॉन्जुगेशन, और एक दिखेगा आपको इनडायरेक्ट लेटरल कॉन्जुगेशन। ये आपको कुछ बुक्स में देखने को मिलेगी, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। कुछ कुछ पब्लिकेशन में जस्ट इसको दोनों को एक ही चीज बता दी गई है। और ये जो एक अच्छी बात अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो सारे स्टेप्स मैंने लिखे हैं ना, ये सारे स्टेप्स लेटरल कॉन्जुगेशन के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में आते हैं। तो मुझे इसको और लिखने की जरूरत नहीं है, इनके पॉइंट्स आप दोनों को कॉपी एंड पेस्ट करके भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं आपको इसको अच्छी तरह से विजुअलाइज करके यहाँ पे अच्छी तरह से समझाऊंगी, तो आप उसके लिए रेडी रहिए। तो डायरेक्ट में क्या होता है, और हाँ सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि यहाँ पे दो बॉडीज नहीं, सिंगल बॉडी पार्टिसिपेट्स, सिंगल बॉडी पार्टिसिपेट्स इन रिप्रोडक्शन। अच्छा, एक ही बॉडी रिस्पॉन्सिबल होता है, तो मतलब ये इसमें ये क्या होता है, बाइसेक्सुअल, वैलिड फॉर बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। अच्छा, अब मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म की तरह ये परफॉर्म करते हैं। अब मैं स्पायरोगैरा को स्टैंडिंग वे में ना रिप्रेजेंट करके, अब मैं आपको थोड़ा सा लेटरल वे में आपको रिप्रेजेंट करके दिखाती हूँ। तो ये हो गया एक स्पायरोगैरा, जिसको मैंने ऐसा इस तरह से शिफ्ट किया लेटरली। आप उसको हॉरिजॉन्टली, सॉरी आप इसको हॉरिजॉन्टली भी बोल सकते हो। ये वर्टिकल था, ये हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पे कुछ कंटेंट है, यहाँ पे कुछ कंटेंट है। तो यहाँ पे क्या होगा, एज यूजुअल ब्रेकिंग ऑफ सेप्टम, ये सेप्टम ब्रेक हो जाएगा। इसको बार बार ड्रॉ करने की कोई जरूरत वैसे बनता नहीं है। फिर क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ माइग्रेंट, तो ये क्या करेगा, अपना कंटेंट इसके अंदर डाल देगा। फिर क्या होगा, फ्यूजन, फिर ये दोनों कंटेंट फ्यूज हो जाएंगे। फिर क्या होगा, श्रिंकेज, फिर ये दोनों क्या करेंगे, क्लस्टर बना देंगे। और फिर क्या होगा, जाइगोस्पोर फॉर्मेशन। बस यही प्रोसेस था इसका डायरेक्ट का। लेकिन इनडायरेक्ट में क्या होता है, एक न्यू स्पीसीज आ जाती है, एक स्पायरोगैरा की एक न्यू स्पीसीज है। वो मैं आपको थोड़ा सा स्टैंडिंग में मैं आपको दिखाऊंगी। ये तो मैंने हॉरिजॉन्टली आपको दिखा दिया क्योंकि ये थोड़ा सा इजी लग रहा था मुझे दिखाना। बाकी आप इसको स्टैंडिंग में भी रिप्रेजेंट करके मैम को दिखा सकते हैं। अच्छा, अब मैं इनडायरेक्ट की बात करती हूँ। दोनों में सिंगल बॉडी रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन इसमें स्पीसीज थोड़ा डिफरेंट आ जाता है। उसमें कौन से स्पीसीज रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये आपको खुद ये आपके लिए होमवर्क है, आपको खुद इसको निकाल के मुझे बताना है कि कौन सा स्पीसीज
रिस्पॉन्सिबल होता है इनडायरेक्ट लेटरल कन्जुगेशन के। बट मैं आपको स्पीसीज का स्ट्रक्चर बता देती हूँ कि थोड़ा सा वो बल्ज आउट होता है, उसका जो नीचे वाला पार्ट है, और यहाँ पे राइजोइड्स प्रेजेंट होता है। मतलब ये जो बेसल पार्ट होता है ऐसा टाइप का होता है वो ऑर्गेनिज्म, और इसके ऊपर बहुत सारे फिलामेंट्स होते हैं। मतलब एक स्पायरोगायरा ही होता है, उसका नीचे वाला पार्ट थोड़ा सा बल्ज आउट होता है। ये बल्ज आउट होता नहीं है, ये रिप्रोडक्शन के बाद बल्ज आउट होता है, ऐसा होता है। मैं अब बताती हूँ क्या होता है। एक इंडिविजुअल होता है, अगर आपको जस्ट नॉर्मली समझना है तो मैं आपको बता दूं कि एक ऐसा इंडिविजुअल होता है स्पायरोगायरा का जिसके नीचे राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब रूट लाइक स्ट्रक्चर, रूट नहीं, रूट लाइक स्ट्रक्चर। और रिप्रोडक्शन जो होते हैं वो लास्ट के 2 फिलामेंट्स में आपको देखने को मिलता है। ये दोनों केपेबल होता है रिप्रोडक्शन के। मैं यहां पे लिख सकती हूँ एडजेसेंट बॉडीज ऑफ rhizoids are responsible for reproduction। अच्छा, ये जो ये 2 बॉडीज होते हैं यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं रिप्रोडक्शन के, बाकी ये सारे अपने ही धुन में रहते हैं। तो क्या होता है, जो ये वाला बॉडी होता है ये बल्ज्ड आउट होता है। क्यों? ये धीरे धीरे फूल जाता है जब ये रिप्रोडक्शन के टाइम पे आता है। तो मैं इसको अब नहीं बनाऊंगी, अब मैं जस्ट इसी से काम चलाऊंगी। अब जो पार्ट, आप मुझे ये बताओ, ये चीज आपने देखी है ना, ऐसा स्ट्रक्चर आपने कहीं पे तो देखा होगा, स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी में देखा होगा, फीमेल रिप्रोडक्शन में, है ना। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में तो जो बल्ज्ड आउट पार्ट होता है वो भी फीमेल में ही देखने को मिलता है। तो आप इसके थ्रू ये याद कर सकते हैं कि ये जो ये वाली फिलामेंट होती है फीमेल की होती है और ये मेल की होती है। ठीक है, ये मेल बॉडी, ये फीमेल बॉडी। तो इसके अंदर कंटेंट होता है, इसके अंदर अपना कंटेंट होता है, ये राइजोइड होता है। और वो सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी रिपीट होके आता है। पहले तो ब्रेक डाउन ऑफ सेप्टम, फिर ट्रांसफर, फिर इसका क्या होता है, ट्रांसफर होने के बाद क्या होता है, श्रिंकेज। श्रिंकेज के बाद क्या होता है, जाइगोस्पोर फॉर्मेशन। बस ये सेम चीज आता है, और ये इसी के थ्रू आपका लेटरल कंजुगेशन भी हो जाता है खत्म। अब मैं आपसे रिप्रोडक्शन, जर्मिनेशन ऑफ जाइगोस्पोर की बात करूंगी। मैं इन सबको अच्छी तरह से इरेज कर देती हूँ क्योंकि ये सब सारा यहां तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब आपको ये ऊपर वाली पार्ट देखने को नहीं मिलेगी। अब मैं जर्मिनेशन की बात करूंगी, और जर्मिनेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हमने इन सब के जाइगोस्पोर तक की कहानी तक देख ली थी। अब क्लाइमैक्स तो भी बाकी है ना, तो क्लाइमैक्स तो आपको देखना ही पड़ेगा कि जाइगोस्पोर के बाद किस तरह से एक ऑर्गेनिज्म में वो तब्दील होता है। तो क्या होता है, जाइगोस्पोर जो होता है इसमें 3 लेयर होता है। मैं इतना अच्छा सर्कल बनाने में नहीं हूं, तो मैं जस्ट ऐसे ही बता दूं कि जाइगोस्पोर में 3 लेयर होते हैं। मैं थोड़ा सा स्लोली बनाती हूँ जिससे लेयर थोड़ा अच्छे से दिखे। और ये हो गया इसके अंदर का कंटेंट जो मैंने आपको बताया था। ये पूरा अंदर के कंटेंट के साथ एम्बेडेड होता है। तो जो अंदर वाला लेयर होता है इसको क्या बोलते हैं, एंडोस्पोर। और जो बीच वाला कंटेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, मीजोस्पोर। बाहर वाले को क्या बोलते हैं, एक्सोस्पोर। जाइगोस्पोर सबके नाम के आगे स्पोर लगा दो बस, ये ऐसे नाम तो आपको भी पता है। अच्छा, अब क्या होता है कि जो ये एंडोस्पोर और ये जो मीजोस्पोर होते हैं, अभी तो अनफेवरेबल कंडीशन है। मतलब जब ड्रॉट, पीएच, टेम्परेचर, इन सब चीजों से इसको जब दिक्कत होती है तब ये अपने आप में बड़ा सा एक कवरिंग तैयार कर लेता है। जिस तरह से आप मॉलिस्क्स को देखते हो, वो अपने ऊपर एक शेल बना के रखता है, ठीक उसी तरह ये भी अपने ऊपर एक लेयर ऑफ कवरिंग बना के रखता है। और यही लेयर ऑफ कवरिंग इनको प्रोटेक्शन देती है। लेकिन जब फेवरेबल कंडीशन आता है, फेवरेबल कंडीशन, यहां पे क्या होता है, ये जो मीजोस्पोर और जो एक्सोस्पोर होता है
मतलब ये दोनों मीजो एंड एक्सो गेट वॉल एक्सोस्पोर वॉल्स गेट्स ब्रोकन, मतलब टूट जाते हैं, ये दोनों वॉल्स निकल जाते हैं। फिर बचा रहता है अंदर का एंडोस्पोर और उसके अंदर का कंटेंट, ऐसा ही रहता है। अब यही कंटेंट को मैं अच्छे से ये लोग कंप्रेस करके जाइगोट बन जाता है, ठीक है ना। यही कंटेंट होता है जो मैंने यहाँ पे बनाया है, इसको मैंने अच्छी तरह से यहाँ पे मैंने कर दिया। अब क्या हो जाता है, ये गेमेट रह जाता है, सॉरी गेमेट नहीं, ये क्या हो जाता है, जाइगोट बन जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे एम्ब्रॉयो भी बन गया होगा। आप एम्ब्रॉयो पे मत जाइए, आप जस्ट इतना सा जान लीजिए कि ये जो अब मैंने भी आपके सामने जो स्ट्रक्चर बनाया है, ये क्या है, एक न्यूक्लियस है, और ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर एक जाइगोट है, ठीक है ना। ये क्या करता है, आगे जाकर मियोसिस करता है। अब मियोसिस करेगा तो ये न्यूक्लियस डिवाइड होगा। पहले तो सेल डिवीजन होता है, फिर क्या होता है, न्यूक्लियर डिवीजन होता है। आपने पढ़ा होगा पहले क्या होता है, सॉरी पहले न्यूक्लियर डिवीजन होता है, फिर सेल डिवीजन होता है, आई एम सॉरी, पहले कैरियोकाइनेसिस फिर साइटोकाइनेसिस, ठीक है। तो मियोसिस 1 परफॉर्म हो गया। मियोसिस 1 में आपको पता ही होता है कौन सा डिवीजन होता है। मियोसिस 1 में एक के बीच का डिवीजन होता है, ठीक है ना, इक्वल डिवीजन होता है। और मियोसिस 2 में इक्विलेटरल डिवीजन देखने को मिलता है, 1 2 3 4। मियोसिस 2 में, मियोसिस 1 में 1 का 2 हो जाता है, और मियोसिस 2 में 2 का 4 हो जाता है, ठीक है ना। वो इक्विवेलेंट वाला डिवीजन होता है एक, मैंने अपने 12th क्लास में पढ़ा होगा शायद, लेकिन वो उसके केस में होता है। स्पर्मेटोस्पोर्स उन पे होता है ये, वो स्पर्मेटोगोनिया वो आपने पढ़ा होगा। वहां पे आपने इक्वेशनल डिवीजन, सॉरी इक्विवेलेंट में बोल रही थी कुछ भी, तो मुझे याद नहीं आ रहा था ना, तो वहां पे आपको वो वाला इक्वेशनल डिवीजन देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे आपको 1 का 2 2 का 4 देखने को मिलेगा, और यही आगे जाकर इसमें से 3 डीजेनरेट हो जाते हैं, और जो कैपेबल होता है वही जाके एक इंडिविजुअल क्रिएट कर देता है। जस्ट इतनी सी बात आपको जर्मिनेशन में देखने को मिलता है। मैं आप पे जर्मिनेशन वाला टॉपिक क्रिएट कर रही हूँ, मेरे को यहाँ पे जर्मिनेशन लिख लेना चाहिए था। तो जर्मिनेशन में ये वाली चीज आपको देखने को मिलेगी। लेकिन किसी किसी में क्या होता है, अब बुक में इसको भी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया कि ये एक इंडिविजुअल की तरह कैसे प्रोड्यूस होता है, और वो चीज मैं अभी इसको रब करने के बाद एक्सप्लेन करूंगी। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो मैं भी रब कर लेती हूँ, ठीक है। यू कैन पॉज द वीडियो इफ यू फाउंड दिस कि आपको थोड़ा डाउट लग रहा हो, तो आप इसको पॉज करके वापस भी इसको देख लीजिए। अच्छा, मैं अब ये वाला प्रोसीजर दिखाती हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है, ये एंडोस्पोर हो गया, और ये हो गया इसके अंदर का कंटेंट, और ये रहा इसके अंदर का क्लोरोप्लास्ट। ये पहले इस क्लोरोप्लास्ट को पहले प्रोप्लास्टिड कहा जाता है। ये प्रोप्लास्टिड आगे जाके डिफरेंशिएट करता है और बन जाता है क्लोरोप्लास्ट। धीरे धीरे क्या होता है कि इसके अंदर से दूसरी बॉडी क्रिएट होनी स्टार्ट हो जाती है। मतलब जब ये जर्मिनेट करता है, बढ़ता रहता है, तो ये अंदर से एक सेल और मियोसिस करता रहता है, मियोसिस करता ही रहता है परफॉर्म। और मियोसिस अगर कोई करता है तो मियोसिस के थ्रू क्या होता है कि वो और भी बॉडीज तैयार कर लेता है, और इसके थ्रू क्या होता है, ये एक कंप्लीट इंडिविजुअल में फिर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। यही इसमें चीज आपको दिखाई गई है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।